देखो जरा ध्यान देना सभी ने। यस बेटा, एनपीओ चल रहा था हमारा, राइट? आपको अगर याद आ रहा है तो क्या क्या चीजें देख ली थी हमने एनपीओ में, है ना? देखो जरा एक बार बताओ, मैंने काफी चीजें लिखवा के दी थी ना आपको। ओके गाइस, एनपीओ मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, आपको अगर याद आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैं आपको लिखवा के देने वाला था, है ना? आ जाओ, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लाइफ। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो प्लीज ध्यान देना, तो एनपीओ आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल आइटम में आई थिंक मैंने पहले डोनेशन आपको बताया था। चलो आगे बढ़े, आज दिख रहा है सभी को? लिखो, डोनेशन के बारे में सारी चीजें डिस्कस हो गई थी क्या हमारी? बेसिकली एनपीओ इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ध्यान देना, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट प्रॉफिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। उसके बाद हमने देख लिया था एनपीओ का हम लोगों को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और फाइनल अकाउंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं है, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और रिसीट पेमेंट का मैंने नेचर आपको बताया था, फॉर्मेट देखा था कि ऑल रिसीट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड which may be related to any period, all payments made during the period which may be related to any period। मतलब ये परेड और अक्रूवल दोनों को इज्जत नहीं देता है। इस परेड में मिला ना, इस परेड के रिसीट में आ जाएगा, इस परेड में गया ना, इस परेड के पेमेंट में आ जाएगा, यस और नो, फिर वो कोई भी परेड से रिलेटेड हो। क्लियर है? मतलब ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर पी एंड एल, बट रिसीट पेमेंट इज लाइक योर कैश बुक, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक। फिर वो कोई भी नेचर का कैश रिसीव हुआ, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, रिसीव हुआ रिसीट में आ जाएगा। कोई भी नेचर का आपने पेमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रिसीट पेमेंट के पेमेंट में आ जाएगा, राइट? बट इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है, वो बड़ा पर्टिकुलर है, इसी पीरियड से रिलेटेड, वो भी रेवेन्यू आइटम है तो ही इसमें आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंस के डेबिट में, और रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। ये बात समझ में आई? चलो आगे। और ये अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। बैलेंस शीट सिंपल था। डोनेशन ये वाला एक आइटम हमने देख लिया था, राइट? सब लोग साथ में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट? पक्का? डन? चलो आगे, डन? ओके, नेक्स्ट स्पेशल आइटम लिखो फटाफट से, एंट्रेंस फी। और ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का, डोनेशंस। एनपीओ को मेजर जो पैसा आता है, जो मेजर सोर्स ऑफ रिसीट है, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है? डोनेशंस। यस और नेक्स्ट आइटम लिखो बेटा फटाफट से, लिखो जल्दी सब लोग। क्या बोला बेटा मैंने अभी? एंट्रेंस फी लिखो, एंट्रेंस फीस। प्यार से इसको एडमिशन फी भी कह देते हैं, एडमिशन फीस, एंट्रेंस और एडमिशन फी, बराबर बराबर, डन? आ जाओ, बताओ कैपिटल रहेगा या रेवेन्यू नेचर रहेगा? एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर की रिसीट है एनपीओ के लिए कि रेवेन्यू नेचर की? कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, रेवेन्यू नेचर की रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में आएगा। अब ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैसे डिसाइड करना कैपिटल है कि रेवेन्यू? बोलो, ट्राई करो। रेवेन्यू क्यों? बोलो, वो गलत हो गया चलेगा, सारे बच्चे। हाँ, ओके, चल इफ फॉर, देखो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर एडमिशन लेना है, आपको उसका मेंबर बनना है,
तो आपको एंट्रेंस फी देना पड़ता है। अगर वो एंट्रेंस फी वो ऑर्गेनाइजेशन जस्ट फॉर द क्लरिकल वर्क ले रही है ना, एंट्रेंस फी नॉमिनल है और फॉर क्लरिकल वर्क है ना, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फॉर्म का पैसा, वो स्टाफ आपके लिए वहाँ पे एंगेज है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसके लिए एंट्रेंस फी बस ले रहे हैं, तो वो एंट्रेंस फी को हम लोग ट्रीट करेंगे रेवेन्यू नेचर का। ये सर नो, तो लिखो फटाफट से, इफ, लिखो बेटा, इफ for covering operating or admin expenses related to admission of a member, if for covering admin or operating expenses related to admission of a member, done, then उस एनपीओ के लिए ये रेवेन्यू रिसीट है। लिखो मेरे साथ साथ, बरोबर। इफ, 3 पॉइंट बना लेंगे इसमें, इफ एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस इज ऑन एनुअल बेसिस, है ना, एंट्रेंस फी है ये पर एनम है, समझ लो, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये हर साल आपसे लेने वाले, हर साल आपसे लेने वाले, तो भी इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट, बरोबर। देन उसके बाद एंट्रेंस फी अगर लाइफ में एक बार मिल रही है तो, एंट्रेंस फी अगर लाइफ में एक ही बार मिल रही है तो कैपिटल रिसीट लिखो। इफ एंट्रेंस फी is to be paid by the member once in a life, then जनरली हम लोग उसे क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीट। जनरली हम लोग उसे क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसीट, बरोबर है। एंड विल बी एडेड टू कैपिटल फंड, जो भी एनपीओ का कैपिटल फंड रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। Done? लिख लिया। एंट्रेंस फी के लिए, एंट्रेंस फी के लिए एक और क्राइटेरिया है, ऐसा लिख लो आगे ब्रैकेट में, इफ अमाउंट इज वेरी स्मॉल, ऑलरेडी देखा हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, देन आंख बंद करके इररिस्पेक्टिव ऑफ केस इसको क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीट। फिर वो एनुअल है कि 1 साल की है कि 50 साल की है कि लाइफ टाइम की है, कुछ भी है, अमाउंट अगर बहुत छोटी है तो आंख बंद करके रेवेन्यू रिसीट, बरोबर। यस और नो। पंकज सर बच्चों को दिख नहीं रहा है, हेलो,
हेलो, हाँ अभी आ गए सब लोग, देखो बेटा आप चेक करना एक बार। हेलो, 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 नाउ क्लियर? मेरी चाबी है क्या? नाउ क्लियर बेटा? ऑल सेट? आ जाओ, आ जाओ। एक बार सुनना बेटा वापस, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रहा था, ध्यान देना। हमने लास्ट लेक्चर में स्पेशल आइटम में डोनेशन देख लिया था, डोनेशन देख लिया था लास्ट लेक्चर में स्पेशल आइटम में। आज हमने स्टार्ट किया एंट्रेंस और एडमिशन फी। पहले ही बता देता हूँ, अमाउंट अगर बहुत छोटी है तो आंख बंद करके इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस उसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करेंगे। और अगर अमाउंट के बारे में आपको मालूम नहीं है, दिया हुआ नहीं है ना, ये अमाउंट अगर बड़ा है तो चेक करेंगे। अगर वो एंट्रेंस फी फॉर कवरिंग ऑपरेटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एडमिशन, रेवेन्यू रिसीट। एंट्रेंस फी फॉर और एडमिशन फी इज फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन और ऑन एनुअल बेसिस, हर साल आपको देना है तो भी रेवेन्यू रिसीट। एंड जो कि एंट्रेंस फी उसके पूरे लाइफ में अगर एक बार वो ले रहे हैं हम लोग उससे, तो जनरली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। तो सर क्या करना है हमें? तो एंट्रेंस फी के लिए स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट है फॉर कवरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एनुअल बेसिस पे ले रहे हैं, और अदरवाइज कैपिटल रिसीट सिंस वंस इन अ लाइफ टाइम। बाकी सारे केसेस में रेवेन्यू रिसीट, राइट? कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना ही बोला है, बस एंट्रेंस फी, दैट्स इट, खेल खत्म। ना अमाउंट लार्ज स्मॉल, ना एनुअल, ना ऑपरेटिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या लेंगे? कैपिटल रिसीट, बरोबर? कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना ही बोला है, इसलिए मैंने अदरवाइज लिख दिया पहले, है ना। अदरवाइज क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल रिसीट, बरोबर है? सब लोग साथ में क्लियर? अभी दिख रहा है बेटे सभी को? ऑल सेट, डन। रिफ्रेश किया है मैंने, एक बार चेक करना। डन, लिख लो बेटा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन। हाँ, फॉर कवरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान देना बेटा सब लोग। फॉर कवरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डन। उसके बाद लिखो सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन, राइट? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो भी तकलीफ आती है वो सब्सक्रिप्शन में आती है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट बोल दिया तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं कि सर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती। चेक करते हैं आपको कितना समझता है। एडजस्टमेंट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, अभी मीनिंग और नेचर समझते हैं इसका। अच्छा, क्या होता है सब्सक्रिप्शन? एनीबडी? हाँ,
बोलो। किया होगा कोई अमाउंट फॉर से पर्टिकुलर ईयर में या ईयर या पोस्ट ईयर। जैसे आपने न्यूज़पेपर घर पे लगाया है किसी ने? न्यूज़पेपर वाले को आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते कितने हो? 500-600। आपने दूध वाला लगाया है, उसको मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो ना? सब्सक्रिप्शन देते हो कि नहीं दूध वाले को? मंथली 5,000, बरोबर है क्या? सो सब्सक्रिप्शन ये है, कुछ अगर बोला नहीं है तो ये कौन सा है? रेवेन्यू रिसीट है। सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर कुछ बोला नहीं है तो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। यस और नो? ये बात समझ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम लोग क्यों देते हैं? मंथली और ईयरली बेसिस पे। मैं दगड़ू सेठ हलवाई का मेंबर बनना चाहता हूँ, उसका एनुअल एंट्रेंस फी है उसकी 10 लाख और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 50,000। तो मैं बात कर रहा हूँ 50,000 की। एनुअल सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन, वीकली सब्सक्रिप्शन, डेली सब्सक्रिप्शन। आपने प्लान सब्सक्राइब किया होगा आपके मोबाइल का, प्रीपेड पोस्टपेड का जो भी है, वो भी क्या है? सब्सक्रिप्शन है। आप कहीं पे रूम रेंट किराए से रहते हो तो सामने वाले को भी आप मंथली क्या दे रहे हो? सब्सक्रिप्शन। आपने उससे कोई सर्विस लिया है तो उसके लिए आप उसको, है ना, पीरियोडिकली पेमेंट कर रहे हो। तो सब्सक्रिप्शंस आर नथिंग बट अ पीरियोडिक पेमेंट बाय द मेंबर्स टू द एनपीओ। लिखो, सब्सक्रिप्शन इज द periodic payment by the members to the respective NPO। बरोबर है? डन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हेंस, देयरफॉर, इसीलिए सब्सक्रिप्शन, ये कौन सी रिसीट रहेगी? रेवेन्यू रिसीट। रिकरिंग है ना, पीरियोडिक मिल रही है, रेवेन्यू रिसीट and should be credited to income and expenditure account, should be credited to income and expenditure account, राइट? आप रूम वाले को, ओनर को रेंट दे रहे हो मंथली, सब्सक्रिप्शन। बस की पास निकाली 1 महीने की, सब्सक्रिप्शन। उनके लिए वो कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। एनपीओ का मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू। यस और नो? चलो आगे, ध्यान देना, इसी में आगे लिखो। अब मान लो एग्जाम्पल, एक कोई तो क्लब है, उस क्लब में 1,000 मेंबर्स हैं। पर मेंबर फीस है ₹500 पर एनम। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट आएगा? बोलो। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, सो ₹5 लाख। कहाँ पे दिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में ऐसे दिखेगा, सब्सक्रिप्शन 5 लाख। ठीक है? इसी में एग्जाम्पल नंबर 2, इसी में एग्जाम्पल नंबर 2, बराबर है? यस, ध्यान देना बेटा। जी हाँ, नो, इंस्टॉलमेंट को सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे मुन्ना अभिजीत। क्लियर? वेरी गुड प्रतीक। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, क्लब 1,000 मेंबर्स,
सब्सक्रिप्शन ₹500 per annum only for 900 members have paid their subscription amount. बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आएगा? फटाफट से बताओ। 1000 मेंबर से एक का 500 है। सिर्फ 900 मेंबर ने अभी तक सब्सक्रिप्शन दिया है, 100 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन आना बाकी। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? बोलो, जवाब दो। सब्सक्राइब किया और पेड नहीं किया है ऐसा है। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 1000 मेंबर है। तो भी पूरा 5 लाख आके आउटस्टैंडिंग में जाएगा। वेरी गुड, 5 लाख। बच्ची ने बिल्कुल सही बोला। आप भूल गए, इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे नहीं। पैसा मिलो चाहे ना मिलो, जो करंट पीरियड से रिलेटेड है तब पूरा का पूरा इनकम में आएगा। मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, बताओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा? अब बोलो, जितना आया 900 मेंबर इंटू 500, अब 4.5 लाख बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने रिसीट पेमेंट पूछा या इनकम एक्सपेंडिचर? इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है? उस पीरियड की सारी इनकम, ऑल रेवेन्यू receipts related to that period whether received or not. Revenue income related to current period whether received or not. मिलो चाहे ना मिलो, उस पीरियड की सारी रेवेन्यू इनकम उस पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। बोला था चिक चिक, बरोबर है क्या? फिर कितना मिला? 900 मेंबर का। कितना नहीं मिला? 100 मेंबर का। तो दोनों भी आ जाएगा क्या? 1000 मेंबर का 500 रुपए के हिसाब से 5 लाख। सर वो बच्चे को कहाँ जाएगा? सब बताता हूँ कहाँ जाएगा, पहले लिखो तो सही। बरोबर है, ध्यान देना सब लोग। समझा? अभी इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये मुन्ना समझा क्या? ध्यान देना बेटा। ऑल रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू दैट पीरियड, बरोबर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 900 इंटू 500 450। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 100। अभिजीत समझा क्या मुन्ना? 500 50,000। आउटर कॉलम 5 लाख, बराबर। इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है बेटा? सब लोग ध्यान देना, ऑल, प्लीज ध्यान देना बेटा। ऑल रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू दैट पीरियड, फिर वो चाहे मिलो चाहे ना मिलो। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? समझ में आया बेटा सभी को? सो इनकम एक्सपेंडिचर कैश बेसिस पे थोड़ी काम कर रहा है। भूल गए क्या कल का लेक्चर? कल का लेक्चर याद है क्या? लास्ट लेक्चर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी ना कैश बेसिस पे काम कर रहे, तो अक्रूवल है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। हाँ, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या मतलब है इसका? सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। एक और मीनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल।
जिस प्रकार से आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट और उसी के नीचे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड करते थे, यस और नो? इनकम अगर रिसीवेबल है तो दो इफेक्ट कहाँ जाते थे, उस रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड में, और दूसरा रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट के असेट में। सेम उसी प्रकार से इनकम रिसीवेबल है तो रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड, रिस्पेक्टिव इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन, बरोबर। और दूसरा इफेक्ट रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट के असेट में। एनीबडी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, क्लियर? चलो आगे, पक्का? नेक्स्ट, उसके बाद एक और एग्जांपल, और रिसीट पेमेंट में कोई लेन देन नहीं प्रेड का। इस प्रेड में कितना पैसा आया, बाकी वो किससे रिलेटेड है ना, वो मुझे कोई लेन देन नहीं है। कैपिटल है, रेवेन्यू, कोई लेन देन। इस प्रेड में कितना आया तो रिसीट साइड में आएगा 4,50,000। सब लोग साथ में। सो रिसीट पेमेंट में 450, इनकम एक्सपेंडिचर में 5 लाख। सर फिर वो बचा हुआ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हर बार आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन आना बाकी, इनकम रिसीवेबल। सब लोग साथ में बेटा, पक्की बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 3, लिख लिया है सभी ने? क्लियर? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो बेटा, सब लोग साथ में रहना। अरे क्या सांप सूंघ गया है क्या ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे? आवाज आ रही है सभी को? पक्का? ओके, चलो ग्रेट। लिखो अगला एग्जाम्पल, पुनः ध्यान देना सभी। A club has a member. कितने नंबर्स, 1000, बरोबर है? आ रही है ना आवाज? यस। कितने मेंबर्स है, 1000। All members paid their due subscription। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट चल रहा है टॉपिक का। ऑन ड्यू डेट, टू 200 members paid their next year subscription। ऑल्सो 200 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अगले साल का भी पैसा अभी दे दिया। हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना था, 500 पर एनम। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा और रिसीट पेमेंट में कितना आएगा, बराबर है? पहले हम लोग निकालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आएगा बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन और इनकम रिलेटेड टू करंट
paid only whether, बता दो, received or not. एक सेकेंड आरती, बता रहा हूं. सो इनकम एक्सपेंडिचर में करंट रेट में जितना ड्यू हुआ उतना ले लो, फिर वो मिला हो चाहे ना मिला हो, बट कौन से पीरियड का? रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली. चलो बताओ तो. नंबर ऑफ मेंबर्स हमें मालूम है क्या? 1000 इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर मालूम है 500. मिलो नहीं मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता. मिलो नहीं मिलो क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? 5 लाख आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में. रिसीट पेमेंट में कितना आएगा? रिसीट पेमेंट में क्या आता है? ऑल रिसीट, फिर वो कैपिटल हो रेवेन्यू कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, इस पीरियड में मिलाना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच मे बी रिलेटेड टू करंट पीरियड में मिला विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड. सो बोलो कितना मिला इस बार? वो 1000 मेंबर्स का मिला 500 रुपए, और वो 200 मेंबर्स ने फ्यूचर का भी दिया. छोड़ो ना, चूल्हे में जाने दो फ्यूचर को. इस पीरियड में मिलाना, इस पीरियड में मिलाना, इस पीरियड में. ये एडवांस है और ये करंट ईयर का है और ये एडवांस है. मुझे क्या लेना देना? इस पीरियड में जो मिला वो सारा का सारा लिख दो. डन. एग्जाम्पल नंबर 4. अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने अभी पूछ लिया. अब यहां पे सर 6 मिला, 6 में से 5 तो इधर गया, बचा हुआ एक किधर गया? वेरी गुड भूमि, यू आर गुड नाई, गुडेस्ट. 200 इंटू 500 है नकेत की. एडवांस सब्सक्रिप्शन. भूमि खूब गोड़ बोल दी तू बड़ा, बिल्कुल सही. लाइबिलिटी में आज भूमि ने मुझे करेक्ट किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ. 200 मेंबर का 500 के हिसाब से 1 लाख एडवांस है ना? समझ में आया? 6 लाख का हिसाब. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं होगा? किसमें? एक बच्ची बोल रही सर इनकम एक्सपेंडिचर में प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं होगा. होने के बाद ही तो 5 लाख दिख रहा है. ये देखना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा था? 6 लाख माइनस एडवांस 1 लाख. इस पीरियड का नहीं है इसलिए निकाल के फेंको बाहर. और आउटर कॉलम में कितना आया? 5 लाख. हमने भी कितना दिखाया? 5. बराबर है. प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है ना? राइट. लिख लो. तो 6 में से 5 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, 1 लाख जाएगा रिसीट पेमेंट अपने यहाँ पे एडवांस में. एडवांस सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड नहीं, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस, एनी एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी ना. एडवांस एक्सपेंस जिस प्रकार से एसेट है उसी प्रकार से एडवांस इनकम लायबिलिटी है. एडवांस एक्सपेंस एसेट है तो एडवांस इनकम लायबिलिटी. सो सब्सक्रिप्शन के कितने रूप देख लिए हमने अभी के अभी. एक सब्सक्रिप्शन का नेचर देखा नॉमिनल वाला, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वर्ड है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वर्ड है तो क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट इनकम. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल असेट. एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस इनकम यानी लायबिलिटी. शाम तेरे कितने नाम? 3. सिर्फ सब्सक्रिप्शन है तो क्या है? इनकम. एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट.
सब्सक्रिप्शन आना बाकी असेट, एडवांस में मिल गया लाइबिलिटी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वर्ड है, नॉमिनल इनकम। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद अब सिर्फ मैं एक सब्सक्रिप्शन, ये देखो ध्यान देना बेटा, सब्सक्रिप्शन ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने बोला ना नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज हो जाते हैं, राइट? ऑलरेडी बेसिक में बताया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, ट्रेडिंग P&L में चले जाते हैं। यहाँ पे कहाँ जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में। यस और नो? अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो ये कौन सा अकाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी असेट ना। और अगर मैं बात करूं एडवांस सब्सक्रिप्शन की, एडवांस इनकम है मुन्ना है, ये क्या है? लाइबिलिटी। अभी मैंने बताया ना 3 रूप है इसके, एक नृसिंह रूप, एक वराह रूप, एक मत्स्य अवतार, तीनों एक ही है। यस और नो? बट अच्छे से ध्यान देना, अब मैं इन तीनों रूप को मिलाने वाला हूं। सैंडविच 2 ब्रेड का देखा था, 3 ब्रेड का सैंडविच है। ये नॉमिनल अकाउंट है, राइट? नॉमिनल लाइक सेल, सेल होती है तो क्या एंट्री करते हैं? कैश आया, सेल हुआ तो कैश टू सेल, सब्सक्रिप्शन आ गया तो कैश टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय कैश। ओ माय द गॉड्स, कैश तो नहीं लिख सकते, बाय रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि कैश मतलब क्या है यहाँ पे? कैश है, कैश मतलब रिसीट पेमेंट बुक ना, कैश बुक इज रिसीट पेमेंट बुक ना, सो बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट। रिसीट पेमेंट डेबिट क्रेडिट होगा हर बार, रिसीट पेमेंट इज लाइक योर कैश बुक ना। हाँ, अरे बाबा आपके कैश बैंक अकाउंट का नाम कर दो रिसीट पेमेंट अकाउंट। अब कैश आई तो रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश गई तो रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। ऐसे बना भी लिया कैश बैंक अकाउंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली जाएगा इफेक्ट तो रिसीट पेमेंट में ना, राइट? ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन आना बाकी, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये असेट है क्या? असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अब इसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह रहेगा क्या? हाँ, असेट और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन और हम लोग बोल सकते हैं प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। असेट और लाइबिलिटी के तो बैलेंस होते हैं ना ओपनिंग क्लोजिंग। सर क्यों? क्योंकि असेट लाइबिलिटी अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होती है। नॉमिनल अकाउंट, सैलरी, ऑक्ट्राय, फ्रेट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सेल, परचेज सब क्लोज होके कहाँ मर जाते हैं? प्रॉफिट और लॉस में आ जाते हैं। इन सब का नेट इफेक्ट क्या आता है? ट्रेडिंग P&L का प्रॉफिट और लॉस। और बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट, यानी अगले साल जो ट्रांसफर होते हैं वो आपके बैलेंस शीट वाले आइटम ना। तो ये असेट का, ये असेट का ओपनिंग बैलेंस भी रहेगा ना फिर तो। पिछले पीरियड के एंडिंग में जो जो सब्सक्रिप्शन आना बाकी था वो पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा कि नहीं? सो ये असेट है और असेट का ओपनिंग बैलेंस में कहाँ लिखूंगा? डेबिट में, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सही है क्या? बरोबर ना? ओपनिंग असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तो क्रेडिट में। तो ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट में। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किसका है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नहीं तो और कुछ करोगे। आउटस्टैंडिंग आना बाकी, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सही बोल रहा हूं ना? पक्का? डन। अब पिछले पीरियड में आना बाकी था आपको समझाने के लिए 100 रुपए, अभी भी आना बाकी है 70। इसका क्या मतलब हुआ दया? बता। 30 आ गया। पिछले पीरियड के एंडिंग में 100 आना बाकी था, अभी आज देखा इस पीरियड के एंडिंग में तो
70 आना बाकी है, मतलब 30 आ गए ना। मुझे भूमि से कल तक लेने थे 100, आज केतकी ने पूछा सर अब कितना लेना है भूमि से, मैंने बोला 70 लेना है। अच्छा सर मतलब 30 दे दिए भूमि ने, बोला हाँ 30 आ गए ना। आगे तो कहाँ लिखेंगे, बाय रिसीट पेमेंट, सही है क्या, ऐसे कुछ रहेगा कि नहीं, आर यू गेटिंग अ पॉइंट। उसके बाद अब ये लाइबिलिटी है क्या, जिस प्रकार से ओपनिंग क्लोजिंग लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग का, वैसे ओपनिंग लाइबिलिटी कहाँ आएगी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट में, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग कहाँ आएगा फिर, क्या बोलते हो, कुछ बात समझ में आ रही क्या। सो देखो आपके पास क्या आया, तीन अकाउंट आए, बरोबर, कुछ बात समझ में आई, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में, लॉजिकल है ना सब चीज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बरोबर। अब तीनों अकाउंट को मैं जोड़ देता हूं। अच्छा इसका बैलेंस कहाँ जाता है आखिरी में, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस, सैलरी का बैलेंस साल के आखिरी में कहाँ जाता है, P&L के डेबिट में, सेल्स का बैलेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इंटरेस्ट मिला इनकम वाला इंटरेस्ट कहाँ जाता है साल के आखिरी में, P&L के क्रेडिट में। ठीक उसी प्रकार से ये सब्सक्रिप्शन जो नॉमिनल अकाउंट है इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के, सब्सक्रिप्शन इनकम है ना एनपीओ का, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। सो टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड, सही लिखा मैंने, नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा ना। अब पहले एक चीज बताओ, ये ए बी और सी ये तीनों अकाउंट में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है सर आपने ऐसा क्यों कैसे काय को लिखा, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो ए वाला अकाउंट है वो है बेटा नॉमिनल अकाउंट सब्सक्रिप्शन का, बी जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन आना बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी नहीं, सब्सक्रिप्शन आना बाकी, रिसीवेबल, रिसीवेबल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा और क्लोजिंग क्रेडिट में। और तीसरा वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग कहाँ लिखा, क्रेडिट में, और क्लोजिंग डेबिट में। ठीक है, अब ध्यान दे दो अच्छे से, अब मैं इन तीनों अकाउंट्स को जोड़ने वाला हूं, रुको, अब इन तीनों अकाउंट्स को मैं क्या करने जा रहा हूं, जोड़ने जा रहा हूं, एक ही अकाउंट बनाऊंगा। देख तो जरा, देख बेटा, ए मुन्ना, रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही बोला मैंने। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बरोबर है क्या, बरोबर ना, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बरोबर है। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्या बात कर रहे हो सर, कैसा दिख रहा हूं मैं, तीन अकाउंट का सैंडविच, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसा लगा जोड़ के, अच्छा लगा कि, अब लिखो। सो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, इसकी मदद से सारी एडजस्टमेंट हम लोग, ये कोई किताब के अंदर में इतना डिटेल में दिया नहीं रहता, ये ध्यान रखो, इससे आपकी सारी एडजस्टमेंट पानी की तरह सॉल्व हो जाएगी। नीचे वाला अकाउंट देखो,
अब लग रहा है क्या 3 अकाउंट जोड़े हुए? गुलाबी, पीला और हरा। तो इसमें नॉमिनल भी है, असेट भी है और लाइबिलिटी भी है। आर्थिक रूप ने एक सवाल पूछा, सर इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा बैलेंसिंग फिगर ही आएगा क्या? अगर आप सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो तो जी हाँ, बट अगर आप ये अकाउंट बना रहे हो तो ये 6 में से 4-5 फिगर दी रहेगी, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आएगा। कभी कभी ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, कभी कभी ये 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 रहेगा। इतना आसान नहीं है मैडम, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, राइट? आरती, ऑल सेट? ये लिख लिया सभी ने? लिखो। डन। स्क्रॉल करो, लिखो। लिखा बेटा? उसके बाद लिखो, कितने आइटम हो गए? 3 हो गए ना स्पेशल आइटम? हाँ 3 हो गए ना। उसके बाद लिखो लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ टाइम के लिए, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। क्यों रे बेटा? सिंस वंस इन अ लाइफ टाइम, कॉमा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर डायरेक्टली हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। सर एग्जाम्पल में और एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ध्यान देना। मान लो लाइफ मेंबरशिप फीस मिली आपको समझाने के लिए 10,000 रुपये। एक 80 साल के बुजुर्ग ने लाइफ मेंबरशिप फीस दिया 10,000 रुपये। तो अब हमने स्ट्रेट उसको कैपिटल फंड में लिख दिया। अब बताओ अंदाज, वो बुजुर्ग, वो महान इंसान और कितने साल शायद जिंदा रहेंगे? शायद और 10 साल, 90 साल तक। क्योंकि 90 साल में तो इस कलयुग में निकल लेते लोग ऊपर, और 10 साल रहेंगे जिंदा। तो इस लाइफ मेंबरशिप फीस को 10,000 दिखा दिया यहाँ पे, बरोबर है? यहाँ पे कितना दिखा है? 10,000, बरोबर।
और अब 10 साल रहेंगे ना, तो इस 10,000 को 10 साल में एलोकेट कर दो, तो इस साल कितना दिखा देंगे हम लोग, राइट ऑफ कर देंगे 1,000, लाइबिलिटी कम कर देंगे ना, लाइबिलिटी राइट ऑफ, यहाँ 9,000, और ये हम लोग मेंबरशिप फी अलोकेटेड कितनी आई, 1,000। अगले साल सेकेंड ईयर में फिर से 1,000, फिर से बैलेंस शीट में, बोलो बेटा, लाइफ मेंबरशिप फी कितना बचा, 9 माइनस और 1, 8,000। अगले साल फिर से 1,000, कितना बचा बैलेंस शीट में, लाइफ मेंबरशिप फी 8 माइनस 1, 7,000। कुछ बात समझ में आ रही है, लिख लो इस, वो अगर पूरे चले गए तो पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देंगे, इनकम में उसी समय डाल देंगे, बाद में चले गए तो इट्स ओके, एस्टिमेशन बेसिस पे अकाउंटिंग था, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, हम क्या करें, टाइम मशीन में बैठ के पीछे तो नहीं जा सकते, राइट। एक बच्ची बोल रही थी जल्दी चले गए तो पूरा एक साथ राइट ऑफ कर देंगे, बाद में गए तो ठीक, इट्स ओके, क्या करें, 90 साल के बाद भी उनको सर्विसेज देते रहेंगे, अब उससे पैसे नहीं लेंगे। और डन, लिख लिया बेटा, अंदाज लगाओ, यंग है तो मरेगा कभी नहीं, ऐसा तो है नहीं ना, जाएगा पक्का, यंग है 40 साल का, तो ये 10,000 40 साल में, हर साल कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, अपने 400 रुपये, 400 नहीं, कितना आ जाएगा, 40 इंटू 25, नहीं ना रे, 10,000 डिवाइड बाय 40, 250, 250, डन, क्लियर, डन। चलो बेटा आगे, सब लोग साथ में, लिखा बेटा, 5 लिखो, लीगसी, 5 क्या लिखना है बेटा, लीगसी, डन। लिखा, लिखो, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एनपीओ, अमाउंट रिसीव्ड बाय द एनपीओ, सानू लिखो, एज पर द will of person after his death, after his death, कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट नहीं है ये, कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और वहीं रहेगा हमेशा के लिए, लाइबिलिटी साइड में। लिखा, नेक्स्ट, एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड, या काफ़ी बार इसको एंडाउमेंट फंड डोनेशन भी बोल देते, बट ये अपना नॉर्मल डोनेशन नहीं है। क्या ये, इट इज अ डोनेशन received and only
income from that donation is to be used for specific purpose बताता हूं। अब अच्छे से एग्जाम्पल समझना। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे ये सारे सीए फैटर्निटी वाले स्टूडेंट्स हमेशा के लिए याद रखें। तो मैं एक काम करूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल ICAI, ये NPO को, ICAI एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि NPO है, जो इंडिया में सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्राइवेट बॉडी है बट फॉर्म हुआ अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सीए, CS, CMA तीनों भी सेपरेट बॉडी है। तो मैंने ICAI को एक एंडाउमेंट डोनेशन दिया और ICAI को बोला इस फंड में 5 लाख रुपए डाल दो। एंडाउमेंट फंड में मैंने कितने रुपए दिए? 5 लाख, बरोबर है। 5 लाख रुपए देने के बाद ICAI को बोला, हे ICAI सुन, ये जो मैं तुझे एंडाउमेंट फंड दे रहा हूँ, इससे तू बच्चों को गिफ्ट देना। जो भी ऑल इंडिया सीए में मेरिट 1 आएगा हर साल, उसको मेरी तरफ से हर साल 5-5 हज़ार रुपए लगातार इनफाइनाइट लाइफ तक बार बार देते रहना। ICAI बोल रही, हाँ बाबा जी का टुल्लू है, इतने पैसे है क्या, वो करोड़ों साल तक कैसे देंगे हम लोग इतने। मैंने बोला रुको, मैं बताता हूँ कैसे देना है। ये जो 5 लाख में दे रहा हूँ, ये एक फंड में डालो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट से तुम बच्चों को गिफ्ट देना। ये 5 लाख में से गिफ्ट नहीं देना है, ये 5 लाख तो मैं तुमको अंडा देने वाली मुर्गी दे रहा हूँ। तुमको मुर्गी नहीं देना है बच्चों को, तुमको उसका अंडा देना है। सो क्या लिखा ऊपर? इट इज अ डोनेशन, बट सिर्फ उसकी इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन। इस डोनेशन से जो इनकम होगी, इस डोनेशन से इनकम क्या हो रही है? इंटरेस्ट। ये तुम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मैंने पर्पस क्या बोला? बच्चों को अनंत काल तक गिफ्ट मिलते रहेगा मेरे नाम से। ऐसे वो 5 लाख कभी खत्म होंगे क्या? नो। वो 5 लाख बैंक में FD कर दिया तो हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट से तुम देते रहो गिफ्ट। वो 5 लाख को हाथ नहीं लगाना, वो तो मुर्गी है, उसको नहीं काटना है। उससे जो अंडे मिल रहे हैं, वो अंडे गिफ्ट में बांटते जाओ, और जब भी बांटोगे तो वहां पे मेरा नाम लेना। आपको श्री स्वर्गीय हरीश मथारिया जी से कितना पैसा मिल रहा है? ये 5,000 रुपये। तो पूछेंगे कौन हरीश मथारिया, तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यस और नो? तो ये जो मैंने डोनेशन दिया वो ICAI के लिए कौन सा हो गया? एंडाउमेंट फंड। जहां वो डोनेशन को हाथ नहीं लगाना है, उस डोनेशन से होने वाली इनकम को हाथ लगाना है, उस इनकम को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है ना। यू नीड नॉट टू यूज दैट डोनेशन, आपको ये यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज ओनली इनकम टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दैट डोनेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, राइट? चलो आगे। इनकम फ्रॉम डोनेशन फॉर गिफ्टिंग मनी टू रैंक होल्डर्स, राइट? चलो आगे। अभी समझा सभी को? लीगेसी असेट में क्यों आएगा बेटा? आरती आरती बोल रही सर लीगेसी असेट में नहीं आएगा क्या? नो, लीगेसी तो लाइफ टाइम मिला हुआ है।
अच्छा, बच्ची कंफ्यूज हो गई। लीगसी कितनी मिली समझ लो, 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए। तो ये मिली तो एक तो रिसीट पेमेंट में आएगा, बैलेंस शीट के असेट में आ जाएगा, लेकिन एक इफेक्ट तो इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा ना, कैपिटल फंड में। इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर का। बच्ची ने सवाल ही गलत पूछा, लीगसी रिसीट पेमेंट में असेट में नहीं आएगा। अरे वहां तो आएगा ही आएगा, रिसीट पेमेंट तो पहले ही बता दिया था, खुला सांड है। रिसीट पेमेंट क्या बोलता है, कैपिटल रहो, रेवेन्यू रहो, कुछ भी रहो, इस स्प्रेड में जो जो मिला वो सब मेरे अंदर आएगा। हमारी बातें कौन सी चल रही है, रिसीट पेमेंट के अलावा। लीगसी रिसीव्ड, एंडोमेंट फंड रिसीव्ड, ऐसे देखा जाए तो एंडोमेंट फंड का ये भी आएगा। इसके भी 2 इफेक्ट कहां जाएंगे, एक रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, फंड में। तो ये बार बार बोलने की जरूरत थोड़ी, ये तुमने ऑलरेडी एक बार बोल दिया ना, ऑल रिसीट, कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। आरती, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन? बोलो ना। नेक्स्ट लिखो, कौन कितने आइटम हो गए बेटा हमारे, 7। अब एनपीओ के अंदर में काफी बार देखो, दगड़ू से ढलवाई के अंदर में कभी न्यूज़पेपर, कभी मराठी न्यूज़पेपर, लेख आर्टिकल हे वाया पुस्तक हे ते सगळं काही येत असते ना, रद्दी। तो बेचेंगे तो उससे भी तो पैसा आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रद्दी एक्सेट्रा, कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। कुछ और भंगार भिंगार बेच दिया तो स्क्रैप बोल दे, जो तुझे अच्छा लगता है। एक्सेट्रा लिखा ना मैंने आगे। कैश अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर और टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर। बैंक जाएगा रिसीट पेमेंट में, सेल ऑफ न्यूज़पेपर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, खत्म। डन? चलो आगे। बराबर। नेक्स्ट लिखो। अब प्लीज कोई ये मत बोलना सर इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में एक इफेक्ट और दूसरा यहां, मतलब बोलने की जरूरत। नेक्स्ट, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मानधन। अब जैसे मैं आईसीएआई में गया ऑडिट के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, एफएम के ऊपर सेमिनार देने, तो आईसीएआई ने मुझे टोकन ऑफ लव बोल के 1121 रुपये दिए लिफाफे में। मैंने सेमिनार लिया था ना 1 घंटे का, तो मुझे कितना मिला, 1121 रुपये। तो वो 1121 इज ऑनोरोरियम, यस और नो। आईसीएआई अगर दे रही है, एनपीओ ऑनोरेरियम दे रहा है तो खर्चा, उसे मिल रहा है तो इनकम, यस और नो। लिखो इसके लिए सेंटेंस लिखो। पेमेंट लिखो, पेमेंट फॉर रिसीविंग, पेमेंट फॉर रिसीविंग services from the person, payments for receiving the services from the person who is not an employee of NPO, who is not an employee of the NPO, who is not an employee of the NPO, payment for receiving the services, बराबर है, to a person who is not an employee of the NPO। क्योंकि अगर मैं एनपीओ का एम्प्लॉय होता, मैं आईसीआई का एम्प्लॉय हूं क्या, मैं एम्प्लॉय होता तो मुझे उसके लिए सैलरी मिलती,
बट मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट से बुलाया, बोले आओ बच्चों को ज्ञान दो। मैंने दिया, मैंने बोला मैं ज्ञान देने का पैसा लूँगा। तो बोले सर अच्छा आप ऑनोरेरियम की बात कर रहे हो? बोला हाँ वही, तुम जो भी बोलो मैं पैसा बोलता हूँ उसको, है ना, मानधन। यस और नो? क्लियर है? उसके बाद कहाँ जाएगा? अगर एनपीओ को मिल रहा है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में, इफ रिसीव्ड पे किया तो एक्सपेंस में, राइट? लिखो, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखवा के देता हूं आपको। सो मुन्ना अपने एनपीओ की काफी सारी चीजें पढ़ ली। एनपीओ का मतलब क्या है, एनपीओ का उद्देश्य क्या है, हम लोगों को एनपीओ टॉपिक के अंदर में क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं बेटा आपके? रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिसीट पेमेंट का नेचर क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। करंट पीरियड में मिला ना तो खेल खत्म, कैपिटल हो रेवेन्यू हो कोई भी नेचर का, ऑल रिसीट ड्यूरिंग द पीरियड, ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड। फिर वो चाहे कैपिटल नेचर के हो, रेवेन्यू हो, कोई भी पीरियड के हो। 10 साल पहले का पेमेंट आज दिया, आज के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। 10 साल बाद जो पेमेंट करने वाले थे आज ही दे दिया एडवांस में, वो भी आज के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। करंट पीरियड का पेमेंट आज किया वो भी आज में आ जाएगा। समझ में आया? बट इनकम एक्सपेंडिचर बड़ा पर्टिकुलर है। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है करंट पीरियड से रिलेटेड ही आइटम इसमें आएंगे। फिर वो आइटम मिलो ना मिलो, पे करो ना करो। और इतना ही नहीं, वो भी सिर्फ रेवेन्यू में आएंगे, करंट पीरियड से रिलेटेड और रेवेन्यू, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? पक्का? डन? और हमने खास स्पेशल आइटम देखे, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, लीगेसी, ऑनरेरियम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यस और नो। उसके बाद में और आपका एडमिशन फी, एंट्रेंस फी, कुछ आइटम्स हमने देखे, और एंडाउमेंट फंड इंपॉर्टेंट, ऑनरेरियम बोल दिया, बराबर। सो इतने सारे आइटम्स हमने देख लिए, 8 आइटम्स। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, सबने लिखना है। लिखो बेटा, लिखो सैलरी पेड, सैलरी पेड पेड ड्यूरिंग द ईयर 23-24, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 23-24 रुपीज 23,000, बरोबर है क्या? एनपीओ का क्वेश्चन है, एक एनपीओ ने सैलरी पे किया है, बरोबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो फटाफट से। सैलरीज अनपेड, सैलरीज अनपेड ऑन 31st March, March 2023, रुपीज 1400, बरोबर। आगे और लिखो, सैलरी प्रीपेड ऑन 31st March 23, 400, सैलरी अनपेड ऑन 31st March 24, 1800, सैलरीज प्रीपेड
ऑन 31st March 24 600 calculate amount of salary to be debited to income and expenditure account for year 23-24। इनकम एक्सपेंडिचर में पीरियड और डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट पीरियड का इनकम और करंट पीरियड की ही एक्सपेंसेस उसमें आते हैं। फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, करंट पीरियड के एक्सपेंसेस का पेमेंट हो चाहे ना हो। बस कुछ नहीं, हमने जो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट थोड़ी दिन पहले देखा था ना, उसको सब्सक्रिप्शन की जगह सैलरी कर दो, खत्म। सब्सक्रिप्शन इनकम था, सैलरी एक्सपेंस है वैसे ही सैंडविच। हाँ, एक सेकंड, एक बच्ची कंफ्यूज हो रही है, मैं करूंगा स्वयं, ध्यान दो। सो मुन्ना ध्यान दे, सैलरीज, चल रहे बेटा देख तो जरा, बता एडवांस सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट है, असेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, लाइबिलिटी। बट एडवांस सैलरी ये प्रीपेड सैलरी है ना, सैलरी एडवांस में दी, एडवांस एक्सपेंस है, असेट है ना। सो एडवांस सैलरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, सो ओपनिंग एडवांस सैलरी, क्लोजिंग एडवांस इधर आ जाएगा क्या? और सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी सैलरी देना बाकी है, देना बाकी मतलब लाइबिलिटी क्या? सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लाइबिलिटी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर क्या, और सैलरी पे कर दिया तो एंट्री क्या रहती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे रिसीट पेमेंट, और आखिरी में सैलरी का बैलेंस कहां जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड में ना। सो बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही तो पूछा है। ओ वाह, अच्छा ये सवाल है, तो ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। बरोबर ना? सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट देखा था सेम उसी की तरह, सब्सक्रिप्शन में इधर था आउटस्टैंडिंग, इधर था एडवांस, सैलरी में इधर एडवांस है इधर आउटस्टैंडिंग है। सर ऐसा क्यों? सब्सक्रिप्शन इनकम था, सैलरी एक्सपेंस है, उल्टा है ना? आता कसं वाटते? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है बाबूमशाई। लिखो, बताओ सैलरी अनपेड, और ये कौन से पीरियड का चल रहा है? 23-24। तो इसमें ओपनिंग क्या है? 1/4/23, और क्लोजिंग क्या है? 31 मार्च 24। ये है क्लोजिंग और ये है ओपनिंग, ये मालूम है सभी को? 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 23 इज ओपनिंग डेट, 31 मार्च 24 इज क्लोजिंग डेट। बताओ तो, सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 23, बोलो बेटा। 31 मार्च 23 मतलब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? 31 मार्च 23 ये ओपनिंग है, 31 मार्च 23 बोलना क्या, या 1 अप्रैल 23 बोलना क्या? ये ओपनिंग है ना 31 मार्च 23। अरे बाबा करंट ईयर कौन सा है? 23-24, तो 31 मार्च 23 पिछले साल का क्लोजिंग है, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग है।
31 मार्च 23 ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग है, इस पीरियड का ओपनिंग 1 अप्रैल 23, बरोबर है। 1/4/23, 31 मार्च 24, अपना जो करंट ईयर वो है 23-24, बरोबर ना। अब पिछला साल कौन सा रहा होगा फिर? 22-23। पिछला साल कौन सा रहा? 22-23। अगला साल कौन सा रहेगा? 24-25। 22-23 का क्लोजिंग क्या है? 31 मार्च 23। 22-23 का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी अगले पीरियड का ओपनिंग। कल रात को मेरे जेब में 100 रुपए थे, कल का क्लोजिंग इज इक्वल टू आज सुबह मेरे जेब में कितने रहेंगे? 100। कल रात को जो क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग है, राइट। सो 31 मार्च 23 और 1/4/23 दोनों में फर्क कुछ है क्या? जीरो ही ना। कल का जो रात थी वो आज की सुबह है। कल का क्लोजिंग 31 मार्च 23 ये पिछले साल का क्लोजिंग था, 1 अप्रैल 23 ये इस साल का ओपनिंग है, बरोबर। तो ये बैलेंस और ये बैलेंस तो सेम ही रहेगा ना हर बार जीवन में, हर बार सेम ही रहेगा ना, अलग अलग थोड़ी रहेगा। और ये और ये भी सेम रहेगा, ये और ये भी सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलो आगे। सो बताओ, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस पीरियड का ओपनिंग क्या? सैलरी अनपेड यानी क्या है? आउटस्टैंडिंग क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी ना। प्लीज आप ये वर्ड्स बोलो बार बार। अनपेड सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, पिछले पीरियड का क्लोजिंग मतलब इस पीरियड का ओपनिंग, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? यहां पे, बरोबर है क्या? अगला आइटम, प्रीपेड ऑन 31 मार्च 23, पिछले पीरियड का क्लोजिंग प्रीपेड है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग एडवांस है, तो इस पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग एडवांस। बोलो कहां लिखो? लिख दिया। अनपेड ऑन 31 मार्च 24 करंट पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, कहां लिखो? करंट पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। करंट पीरियड का एडवांस है, प्रीपेड यानी एडवांस ना, करंट पीरियड का क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग यानी कौन सी डेट है? 31 मार्च 24। क्लोजिंग यानी कौन सी डेट है? 31 मार्च 24। क्लोजिंग एडवांस कितना है? क्लोजिंग प्रीपेड हाँ, और सैलरी पेड 23,000 ना। ढैन टैन बैलेंसिंग फिगर बताओ। 20 20 ये इत्तू से एक अकाउंट में काम किया, ये अकाउंट जनरली पे देखने नहीं मिलता। आप जो भी किताब देख लो आपको इसके लिए 3 अलग अकाउंट एक पेज की वर्किंग बनाई हुई है। हमने कितने में निकाला? 3 लाइन में एक ही अकाउंट। आप कोई भी किताब देख लेना, कितनी वर्किंग दिखेगी? 3 अकाउंट, एक रहेगा सैलरी अकाउंट नॉमिनल, एक रहेगा एडवांस सैलरी असेट, और एक रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी। और हमने तीनों का काम किसमें किया? एक में। अरे चलेगा मतलब, ऑलरेडी 99 नंबर आ चुके हैं बच्चों को, 60 में 59 ऑलरेडी आ चुके हैं। अकाउंट पहले 60 नंबर का था तब की बात कर रहा हूँ, 100 का था तब 98 99 आ चुके, अब 100 का हो गया।
सीपीटी में था कई युगों पहले, राइट। और हर जगह मतलब समझ रहे हो, 11 12 सीए सीएस सीएम है। और तू तो एकदम प्रो हो जाएगी ब्रो। तू तेरे दोस्तों को बता ना, ये है क्या जादू ऐसी आती क्या बोलने तुम्हारे मास्टर को। यस सर, सारे टॉपिक थे। ये अकाउंट्स के साथ ये था, लॉ या इको था, 60 40 लॉ लॉ लॉ। पहले सीपीटी में अकाउंट 60 का था और लॉ था 40। हाँ क्यों? अकाउंट 60 लॉ 40 का, मैथ्स और इको 50 50 के 200 नंबर का था। डन। चलो आगे नेक्स्ट। बच्चों का भी आ गया मस्त विज्ञान सा। उसके बाद हाँ वैसे भी अब बड़े बड़े सम रहेंगे अपने। ये सारथी बरोबर है, ठीक है ना, राजश्री राइट। तो अब यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद के जो भी सम है वो सारे सम में फुल फ्लेज रहेंगे। फुल फ्लेज मतलब 2 2 पेज का आंसर रहेगा उसका, राइट। चलो इतना कह के आज के मैं मेरे छोटू से प्यारे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू।